नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पत्रकार अजीत अंजुम ने बिहार में चुनाव आयोग के खेल को ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि कैसे मृतकों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पटना के त्यागराजन नामक डीएम साहब आपके जिले में मृतकों के दस्तखत करके उनके फॉर्म धड़ल्ले से भरे गए हैं। जुलाई 2018 आनंद मोहन झा का निधन हुआ। जून 19 में नर्मदा देवी का निधन हुआ। दोनों को जिंदा करके वोटर बनाने वाले बीएलओ को आप पुरस्कृत कर सकते हैं। ऐसी ही रिपोर्ट मैंने फुलवारी शरीफ में की थी तो आपने खंडन जारी कर दिया था। अभी और नाम आपको मुहैया कराता रहूंगा। दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने जैन और बाकी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के एक मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट सोमवार को मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि लंबी जांच के बाद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है या कोई अपराध किया है, इसलिए इस मामले को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ट्वीट कर बताया है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने झुग्गियों पर बुलडोजर चलाकर 15,000 लोगों को बेघर कर दिया, उनका सब कुछ छीन लिया। ये असंवेदनशील और तानाशाह रवैया बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव कर सरकार का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि हम बेघर हुए पीड़ित परिवारों के साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सांसदों की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक लंबे समय के बाद हो रही है जिसमें एनडीए के सभी सांसद शामिल होंगे। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब कुछ ही दिनों में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 7 अगस्त से एनडीए को संसद में बहुमत हासिल है, इसलिए एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और तब तक संसद का मानसून सत्र भी चल रहा होगा, इसलिए एनडीए को जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरा दिन हारने वाले लोग राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहे, लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में प्राथमिक राय बनाई और मानहानि केस में नोटिस जारी किया। शिकायतकर्ता की ओर से एक सीनियर वकील ने इसका विरोध किया, फिर भी कोर्ट ने नोटिस दे दिया। अब सोशल मीडिया और बीजेपी ट्रोल्स या मिस्टर मालवीय को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी हार गए हों। दूसरी बात, कोर्ट ने ट्रायल पर स्टे भी लगा दी, जबकि शिकायतकर्ता के वकील ने इसका भी विरोध किया, लेकिन फिर भी स्टे मिल गया है। इसके बावजूद ट्रोल्स ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी की कोई बड़ी हार हो गई हो। तीसरी बात, ये लोग कोर्ट की मुंह जवानी टिप्पणियों को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला दे दिया हो, जबकि हर केस में कोर्ट दोनों पक्षों की राय जानने के लिए ऐसी टिप्पणियां करता रहता है। असल में जो कोर्ट में जीता उसे सोशल मीडिया पर हारा हुआ बताया जा रहा है, और जो कोर्ट में हार गया वो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक जीत मिल गई हो। उन्होंने कहा कि जनता उलझन में है, यहाँ राजनीति जीत रही है और तर्क, कानून और न्याय की असल तस्वीर पीछे छूट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके उस दावे के लिए कड़ी फटकार लगाई जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल किया, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई सबूत है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर अंतिम रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने की। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। कोर्ट ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसी बातें क्यों कहेंगे? आप उन्हें संसद में क्यों नहीं उठाते? सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय संसद में चर्चा की जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट जज ने नई बात कह दी।
बोल दिया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को कुछ कहना है तो संसद में ही कहें, सोशल मीडिया में कहने की जरूरत क्या है। अब नेता विपक्ष पर पब्लिक से अपने विचार शेयर करने पर भी आपत्ति होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर विपक्ष का नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दे को प्रेस में नहीं उठा सकता तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के बयान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित थे। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया और कहा कि स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति का अधिकार सेना जैसे संवैधानिक संस्थानों की मानहानि तक नहीं फैलता। राहुल गांधी के बयानों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी के दावों को झूठा नैरेटिव बताया और कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच जमीन भी नहीं ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चाइना गुरु राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित गैर जिम्मेदार बयानों के लिए फटकार लगाई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है और राहुल गांधी ने वही किया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 15 जून 2020 को गलवान में 20 वीर सैनिकों की शहादत के बाद से हर देशभक्त भारतीय ने चीन पर जवाब मांगा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने अपनी DDLG नीति डिनाइल, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई के तहत सच्चाई को छिपाने और भटकाने का काम किया। उन्होंने 8 तीखे सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि 19 जून 2020 को गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। क्या ये चीन को दी गई क्लीन चिट नहीं थी? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? क्या ये सच नहीं है कि आज भारतीय गश्त दलों को डेपसांग, डेमचौक और चुमार में अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए अब चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वो भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे? क्या ये सही नहीं है कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही स्थित हैं? जयराम रमेश ने आगे पूछा कि क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेपसांग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है? क्या यह सच नहीं है कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर पेश किया था जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है? क्या ये सच नहीं है कि चीन से आयात तेजी से बढ़ रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और सौर सेल जैसे क्षेत्रों में? भारत का टेलीकॉम, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीनी आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। क्या ये भी सही नहीं है कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार आज एक ऐसे देश के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रहा था? जयराम रमेश ने आगे कहा, सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1965 के बाद भारत को हुए अब तक के सबसे बड़े भूभाग के नुकसान के लिए जिम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वो अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ सामान्यीकरण की कोशिश कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से सीधे मोराबादी आवास लाया जा रहा है। कल यानी मंगलवार को रामगढ़ के नेमरा गांव में दोपहर 12 बजे शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि गजा में गंभीर कुपोषण के मामले अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। संगठन के मुताबिक दक्षिणी गजा के अल मावासी क्लिनिक और उत्तरी गजा के गजा सिटी क्लिनिक में अब तक के सबसे ज्यादा कुपोषण के मामले सामने आए हैं। दोनों क्लिनिक में इस समय
700 से ज्यादा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माएं हैं और करीब 500 बच्चे इलाज करा रहे हैं। अकेले एमएसएफ के गजा सिटी क्लिनिक में मई से जुलाई के बीच मरीजों की संख्या 4 गुनी बढ़ी है। गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डिप्टी मेडिकल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू मुगैसिब ने कहा है, ये पहली बार है जब हमने गजा में इतना ज्यादा और गंभीर कुपोषण के मामले देखे हैं। गजा में लोगों को जानबूझकर भूखा रखा गया है। ये कल ही खत्म हो सकता है अगर इजरायली अधिकारी खाने की सप्लाई की इजाजत दे दें। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 600 से ज्यादा रिटायर्ड इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने गजा में चल रहे युद्ध को तुरंत बंद करवाने के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की अपील की है। इनमें इजरायल की खुफिया एजेंसियों के पूर्व प्रमुख भी शामिल हैं। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, हमारे पेशेवर आकलन के मुताबिक अब हमास इजरायल के लिए कोई रणनीतिक खतरा नहीं रह गया है। भारत ने 4 अगस्त 2025 को लंदन के केनिंगटन ओवल में खेले गए रोमांचक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 टेस्ट की सीरीज 2-2 से बराबर पर छुड़ाई। इंग्लैंड ने सीरीज के पहले टेस्ट में 5 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत ने दूसरा टेस्ट 336 रन के बड़े अंतर से जीता। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने 22 रन से भारत को हराया। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.